मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की क्लास में। तो फ्रेंड्स आ जाइए जल्दी से हम हिंदी की क्लास को स्टार्ट कर दें। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम जी, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स आ जाइए जल्दी से हम अपनी हिंदी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, जल्दी से पहले तो मेरे को एक ये बात बताओ कि हमने जो कल किया था क्या वो ध्यान रहेगा आपको कि हमने क्या क्या कर लिया था? क्या क्या किया था हमने? हमारा वर्ण विचार चल रहा था, हमने वर्ण पे बात करी थी। वर्ण विचार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, रामनिवास, दीपिका, रितु, गुड इवनिंग जी, नमस्ते सौरभ, आप कैसे हो? अब 2 मिनट अभी हैं आपके पास और लास्ट के 5 मिनट आपके पास होंगे कमेंट्स के लिए, तो जल्दी से आ जाइए क्योंकि अभी तो मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ और आपके नाम भी पढ़ रही हूँ। गुड इवनिंग जी, अनामिका, विनय, आ जाइए जल्दी से आ जाइए ताकि अपनी क्लास को शुरू किया जाए, है ना। हेलो जी, हेलो। वर्ण विचार पार्ट 3, ठीक है, क्योंकि कल हम क्या कर रहे थे? कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण, है ना, तो व्यंजन के वर्गीकरण पे हम पहुंच गए थे, तो हम व्यंजन से ही बात शुरू करेंगे। आ जाइए ताकि क्लास को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। जल्दी से शुरू करेंगे तभी तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा ना कि क्या चल रहा है, और फिर इस वर्ण विचार से हम टॉपिक से हटेंगे ताकि हमें बाकी पता चले कि और क्या क्या मटेरियल है इसमें, है ना। संजू, मैं तो बढ़िया हूँ। मोनिका जी आप बताइए आप कैसे हो? संजू गुड इवनिंग, जगदीप जी हेलो। तो चलो, संदीप गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? और अभी कल किसी का पेपर है क्या? 3 तारीख है ना कल शायद, तो एचटेट का पेपर है क्या आप लोगों में से किसी का, या यहाँ पे सारे सीईटी वाले हो? चलिए, अगर जिसका भी एचटेट का पेपर है कल के लिए ऑल दी बेस्ट। कल और परसों के लिए 2 दिन का पेपर है, तो जिसका भी पेपर होगा उसके लिए ऑल दी बेस्ट, ठीक है। तो चलिए अब व्यंजन शुरू करते हैं। व्यंजन का हम व्यंजन की अगर मैं कहूँ व्यंजन की अगर मैं कहूँ सुरेंद्र, व्यंजन की अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन, तो आप बता दोगे कि जिन ध्वनियों को या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है, स्वरों की सहायता की जरूरत होती है ना, तो यानी कि स्वरों को क्या करना पड़ता है? सहायता करनी पड़ती है व्यंजनों के उच्चारण के लिए। क्लियर है ना ये बात? तो हमने कल बताया था कि कैसे कैसे स्वर सहायता करते हैं, या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, जब हवा, ध्यान रखना हार्ड वाली डेफिनेशन बोल रही हूँ, जब हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती है, ठीक है, जब हवा मुख विवर से बाधा के साथ, या तो आप कह दोगे अबाध गति से नहीं निकलती, या आप कह दोगे कि बाधा के साथ उत्पन्न होती है, ठीक है, बाधा के साथ उत्पन्न होती है। बाधा क्योंकि उसको स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, ठीक है, तो जब हवा मुख विवर से बाधा के साथ उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो व्यंजन पे तो अब बात चल ही रही थी। मैम क्या ये वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी? हाँ बिल्कुल मिलेंगी आशीष, सीईटी है, ओके। चलो, ये वीडियोस जो हैं कई बार ऐसा होता है कि आप लाइव नहीं ले पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, ठीक है। आप अपने कोर्स पे जाके देख लेना, आपको अपने कोर्स में जाके हिंदी का जो आप मतलब कोई भी सब्जेक्ट का आप उसको क्लिक करोगे तो उसमें सारी रिकॉर्डेड पिछली वाली वीडियोस भी पड़ी होंगी, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब देखो व्यंजन, व्यंजन के वर्गीकरण पे आ जाते हैं। कल हमने एक वर्गीकरण किया था, कौन सा वर्गीकरण किया था? मैंने कहा था घोषतव के आधार पर, है ना। हमने क्या कहा था? घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर हमने कहा था व्यंजनों का वर्गीकरण, कल किया था। ये मैं भी थोड़ा सा दोबारा बता रही हूँ, लास्ट में किया था ना कल, इसलिए जिसको समझ नहीं आई वो आज देख लेना। घोषतव के आधार पर हमने कहा कि ये जो व्यंजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ये व्यंजन 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ये होता है नंबर 1
नंबर 2। ठीक है, अब नंबर 1 पे कौन सा और नंबर 2 पे कौन सा? अघोष और सघोष कल किए थे, ध्यान है, अघोष और सघोष। अब अघोष और सघोष का मतलब क्या है? बिना घोष के सुजाता गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। अघोष का मतलब क्या है? कंपन के बिना, है ना, कंपन के बिना। जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जो कंपन पैदा नहीं होती है, ए किसी भी शब्द के आगे आता है ना तो उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, सोनू का वर्ण बताना, सोनू का वर्ण क्या करना है मैंने? सोनू, वर्ड में वर्ण बताना कि कितने हैं, ये कह रहे हो? ये लो सोनू। ठीक है, अगर आप वर्ण की बात करोगे तो वर्ण कितने हैं? 4 हैं। अगर आप अक्षर की बात करोगे तो अक्षर 2 हैं। देखो सो नु, ठीक है, 2 अक्षर हैं। अगर आप वर्णों की बात करोगे, स में ओ आ गया और न में उ आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 4 वर्ण। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये तो आपका सोनू में वर्ण थे, अघोष घोष तक, क्लियर है? अब सघोष, सघोष की बात आ जाती है तो सघोष में क्या आ जाता है? कंपन के साथ। ठीक है, सघोष में क्या आ जाता है? कंपन के साथ। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये तो कितने थे? हमने कल किए 13, क्योंकि ये 3 यहाँ से अघोष, ये ध्यान रखना, 1 और 3 13, और सघोष हमने कल किए कितने? 31। अब ये अघोष में कौन कौन से आ गए थे? फर्स्ट और सेकंड वर्ण, है ना, फर्स्ट और सेकंड। अब आप कहोगे कि इंग्लिश में बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा। ठीक है, एक ही बात है, हम समझ, बस जिस चीज में हम समझ जाए ना वो चीज है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने प्रॉपर हिंदी ही बोलनी है या प्रॉपर मतलब कुछ भी बीच में से बोल सकती हूँ जिससे हमें समझ आ सके। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा, हर वर्ग की बात कर रही हूँ, हर वर्ग का पहला दूसरा। ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा किस में आ जाएगा? अघोष में आएगा। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, देखो लिखने में थोड़ा इजी हो जाता है ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वो किस में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अघोष में एक और बात की थी हमने, क्योंकि ये जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्या आ जाता है इसमें? ऊष्म में से श, श और स 3 आ जाते हैं अघोष में। और ध्यान रखना, अंतस्थ, अंतस्थ और है इसमें आ जाएगा, अंतस्थ और है इसमें आ जाएगा सघोष में। और सारे स्वर भी सघोष में आ जाते हैं, 11 जो स्वर है ना वो भी सघोष में आ जाते हैं। तो इसका मतलब सघोष में कितने हो गए हमारे पास? थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी, येरा लेवा भी। अंतस्थ कौन से होते हैं? येरा लेवा और है, और सारे स्वर 11 के 11, तो वो कितने हो जाएंगे? 31। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है? अब मैं आपको इसको बॉक्स बना के भी दिखा दूंगी, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे पेपर में, क्योंकि पेपर में ना जानबूझ के कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये बताओ ये वाला कौन सा है। तो अभी आपको आगे और बताऊंगी मैं इसके बारे में। ठीक है, ये तो था घोषतव के आधार पर। अगर हम कहें कि इसको भाई प्राणों के आधार पर भी, ठीक है, प्राण तत्व के आधार पर, प्राणों के आधार पर। अब प्राण क्या होता है? आपको पूछ रही हूँ मैं, प्राण क्या होता है? अब आप कहोगे कि प्राण, तो प्राण तो या तो विलन का नाम है, किसी किसी उसमें विलन भी बन जाता था, किसी में हीरो भी बन जाता था प्राण, है ना। तो प्राण वो वाला प्राण नहीं, प्राण मतलब हवा। ठीक है, वो वाला प्राण नहीं, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, वो वाला प्राण नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राण का मतलब क्या है? हवा। ठीक है, या प्राणनाथ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, प्राण। प्राण तत्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो व्यंजन है ये भी 2 टाइप का होता है, प्राण तत्व के आधार पर या प्राणों के आधार पर। प्राण मतलब हवा, जो सांस लेते हैं हम। ठीक है, हवा के आधार पर। ठीक है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम कहें कि सांस के आधार पर व्यंजन बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तभी बता रही हूँ आपको मैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा सा।
महा का मतलब क्या होता है? महा मतलब ज्यादा, ठीक है। अल्प का मतलब थोड़ा सा, महा का मतलब ज्यादा। अब क्या थोड़ा और क्या ज्यादा? अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। अल्प प्राण की डेफिनेशन मैं सिर्फ बोलूंगी, लिखूंगी नहीं, आप लिख लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से, जिन व्यंजन, क्योंकि डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो। अब देखो, अल्प प्राण, जिन व्यंजनों, क्योंकि हम व्यंजन ही बोल रहे हैं, अभी है किसके पार्ट, किसकी बात हो रही है? व्यंजनों की बात हो रही है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, क्योंकि हम बोलेंगे तभी तो पता चलेगा, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से, मुख से अल्प, अल्प मतलब कि कम, मुख से कम हवा निकले, कम हवा निकले। अब हवा कैसे निकल रही है? अभी हवा वैसे नहीं निकलना कि फूक निकल जाना, वो वाली हवा निकलने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मुख से कम हवा निकले उसको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा ज्यादा निकले उनको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। अब आप ऐसे कहोगे कि जिसके तो भी दांत टूटे हैं उसकी तो हवा ज्यादा निकलेगी, ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कॉमनली बात हो रही है, जिसके दांत भी होते हैं उनकी बात हो रही है। हम कॉमनली कैसे यूज करते हैं? जब हवा मुख से कम निकलती है तो अल्प प्राण, जब हवा मुख से ज्यादा निकलती है, उच्चारण में हवा ज्यादा निकलती है, तो वो महाप्राण। अब जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना है, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है हर वर्ग के, हर वर्ग की ही बात होगी। पहले भी हर वर्ग की बात हो रही थी ना। हर वर्ग का थर्ड, सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, पहला, तीसरा और पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वो क्या होता है? वो होता है अल्प प्राण, ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। क क में हवा कम निकलती है, ख में ज्यादा निकलती है, ग में कम निकलती है, घ में ज्यादा निकलती है, अंग्ह में कम निकलती है, ठीक है। तो समझ आ गया कि पहला, तीसरा अल्प प्राण, बिल्कुल भी नहीं। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण में सेकंड और फोर्थ, बिल्कुल सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर है? ये बात क्लियर है। अब बात आ गई कौन सी? अब वो आ जाता है कि अल्प प्राण में ये जो अंतस्थ, और क्योंकि बाकी सारे तो ठीक है, ये अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण है, ये लेव है और श है, ये किस में जाएगा? और वो बड़ा चालाक है, उसको पता है कि ये ना वर्ग तो याद कर लेते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा, और वो भी याद कर लिया। अब वो या तो दोनों में, अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष को मिलाकर प्रश्न दे देगा कि अब बताओ ये कौन सा है, या वो ऐसे दे देगा निम्नलिखित में से अल्प प्राण और महाप्राण की विशेषता क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो वो विशेषता ऐसे दे देता है कि इसमें से बताओ अब कौन सी विशेषता इसकी नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अल्प प्राण और महाप्राण वर्गों की तो हमने बात कर ली। अंतस्थ और उष्म में कौन से जाएंगे? अंतस्थ कहाँ पे आएगा और उष्म कहाँ पे आएगा? अब बताइए विनय, अल्प प्राण में अंतस्थ आएगा या महाप्राण में अंतस्थ आएगा? अंतस्थ किस में आएगा भाई? अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाएंगे? चलो जब तक आंसर मिलता है तब तक आपको मैं आंसर दे देती हूँ। देखो ध्यान रखना है, अ से शुरू हो रहा है ना अल्प प्राण, तो अंतस्थ यहाँ आ जाएगा। अंतस्थ, अंतस्थ के मतलब य र ल व, चारों, ये लेव है, चारों इसकी बात कर रहे हैं अल्प प्राण में। और महाप्राण में क्या आ जाएगा? उष्म व्यंजन, सारे इसमें आ जाएंगे, सारे। पिछली बार 3 आए थे ना, इसमें उष्म व्यंजन में सारे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उष्म व्यंजन में इसमें सारे आ जाएंगे। उष्म व्यंजन में कौन कौन सा आ जाएगा? श, श और स है, ठीक है। ये सारे के सारे क्लियर। अब यहाँ पे ये बात हमारे पास क्लियर हो गई है कि प्राण तत्व के आधार पर दो प्रकार के अल्प प्राण और महाप्राण, और घोष तत्व के आधार पर दो प्रकार के कौन कौन से? अघोष और सघोष। क्लियर है। अब ये भी आ गया, इसमें अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन य लेव है, और महाप्राण में आ गए भाई उष्म व्यंजन श, श, स और है।
अब यह बात रहेगी यहाँ पे स्वरों की। हम सोचते हैं स्वर, क्योंकि उसमें तो सघोष में गए थे ना सारे स्वर, तो ध्यान रखना यहाँ पे स्वर कहीं पे भी नहीं आएंगे, ना तो अल्प प्राण में आएंगे ना महाप्राण में आएंगे। सांस निकल रही है यहाँ पे, तो प्राणों के आधार पर स्वरों का कोई काम नहीं है। वैसे तो पहले वाले भी अघोष और सघोष हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, बट फिर भी हम ये जो स्वर हैं सारे उसको किस में काउंट करते हैं, सघोष में काउंट करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अंतस्थ अघोष में और यस ऊष्म। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब एक और चीज मैं अब दोनों का मिक्स रूप कर रही हूँ, संघर्षी सघोष में। ठीक है, बिल्कुल संघर्षी जो है वो ऊष्म कह दो या संघर्षी कह दो, एक ही बात है। बट अगर स्पर्श संघर्षी की बात चलेगी तो वो कौन से हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी की बात चलेगी तो कौन से हो जाएंगे, न्य, वो वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो संघर्षी की बात चलेगी ओनली संघर्षी की, तो वो कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब एक मैं चार्ट सा बना देती हूँ आपको। ये अब देखो, आप कहोगे कि ये बार बार लिख रही है, ये बार बार लिखने का मेरा मतलब यही है कि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ये बार बार लिखने का मतलब यही है, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आपको बस छोटा बच्चा बनाना चाहती हूँ। ठीक है, त, थ, द, ध और न, प, फ, भ, भ, म। अच्छा, एक और चीज ऊपर लिखनी है, वो पता नहीं ऊपर से दिखेगी कि नहीं, चलो मैं ऊपर लिखती हूँ। यहाँ पे क्या बात आ जाती है, हमने अभी कहा था अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरा, है ना, ये बात कही थी ना। ये अघोष है, यहाँ मैं अघोष लिख रही हूँ, यहाँ भी मैं अघोष लिख रही हूँ, ये मैं सघोष लिख रही हूँ, ये भी सघोष है और ये भी सघोष है। ये लाइन बना रही हूँ, ठीक है, ताकि एक आप इसको 2 बार बनाओगे ना, आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा कि अल्प प्राण ये और महाप्राण ये, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर आपने ऐसा बनाया तो। ठीक है, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। अब यहाँ पे बारी आ जाती है, ये अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण भी है, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण। ठीक है, इसको अब बीच में से कट कर देते हैं हम एक लाइन से, ताकि थोड़ा सा ये पता चल जाए। ये ऊपर वाला दिख रहा होगा, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आ जाता है कि मान लो उसने कोई भी वर्ण दे दिया, निम्न में से कौन सा वर्ण, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण भी है और अघोष भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। मान लो उसने ऐसे दे दिया, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण और अघोष भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। फर्स्ट उसने दिया मान लो ठ, सेकंड दिया उसने ध, ठीक है, थर्ड दिया उसने द और फोर्थ दिया उसने ट। ठीक है, अब जल्दी से बताइए इन चारों में से अल्प प्राण भी और अघोष भी कौन सा है, अल्प प्राण भी हो और अघोष भी हो। तो अब देखो, जब आपने ये बना रखा है, आपके सामने है कि आप माइंड में ये अल्प प्राण है, अघोष भी है, अल्प प्राण अघोष तो है ये बट महाप्राण है। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर ये ठ है तो ठ तो क्या हो जाएगा, ठ तो अघोष तो जरूर है बट ये तो महाप्राण है। ठीक है, ध, अब ध देखो, ध कहाँ है, ध महाप्राण है और वैसे भी सघोष है, सघोष है और महाप्राण है ना। द, द क्या है, अब द देखो कहाँ है, तैथ है, द देखो क्या है, सघोष है और अल्प प्राण है। टे, टे क्या है, टे घोष भी है और अल्प प्राण भी है, दोनों ए इसमें आ रहे हैं ना, घोष भी और अल्प प्राण भी,
तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, कि ये चीज बताइए। तो आपको पजल नहीं होना, आप ऐसे बना के देख लोगे, यस बिल्कुल इसमें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया था, वो आपके सामने कैसा भी हो सकता है। हाँ, अब पिछले पेपर में जो था वो इस टाइप में था, जैसे उसमें यर लव पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना है, ये तो वर्ग की बात हो रही है, वर्ग की बात, तो अल्प प्राण अघोष और उसमें, ओहो ये नीचे नीचे लाइन वाली लाइन कट करनी थी मुझे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको याद करना है क्या, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण में, अब अल्प प्राण में ये तो सारे हैं ही हैं, ये तो सारे हैं ही हैं, ये वाले अल्प प्राण है, और इसके साथ अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा, ये भी, वह भी अल्प प्राण है। तो फिर इसका मतलब महाप्राण में कौन सा चला जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा श, और स और है, ठीक है। अगर मैं इसी में से बोलूं अघोष और सघोष कौन सा, है, और श है में से अघोष और सघोष कौन सा है, तो ध्यान रखना है ये सघोष है, इसके साथ ये सघोष है, जिसको अब मैंने ऐसे कर दिया ना, ये सारे क्या हैं, सघोष हैं, और अघोष कौन सा रह गया, या इसको ये वाला कर देते हैं ब्लैक वाला, तो ये जो रह गए हैं ये अघोष, ठीक है, याद हो जाएगा ना अच्छे से। लेव और है अल्प प्राण के साथ साथ सघोष भी हैं, और महाप्राण के साथ साथ है, महाप्राण भी है, बट अघोष में ओनली 3 आएंगे, श और से, क्लियर है, यस। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीज हमारे पास क्लियर हो गई, ये भी आ गया है, क्लियर, ये है, ये सघोष है, ये ओनली मतलब है नहीं, वो अल्प प्राण है। महाप्राण में से है, ठीक है, और है अगर उधर चला जाएगा तो सघोष में, अगर ये 3 रह गए तो ये अघोष में, क्लियर है, यहां तक जल्दी से बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं शुक्ल का बुम बुम मतलब हटा रही हूँ, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट इसकी, व्यंजनों का जो है हमने उच्चारण स्थान कर लेना है, भाई उच्चारण स्थान इनका कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो आज इसका उच्चारण स्थान करके इसको फिनिश कर देंगे, इस चैप्टर को हम आगे हम चलेंगे अपने चैप्टर पे, नए चैप्टर पे। जिसको ऐसे प्रॉब्लम है ना, ये कहाँ श इसमें ही उलझा रखा है, 3 दिन हो गए हमें, तो उनको आज राहत मिल जाएगी, कल से हम चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। ये वर्ण विचार जो है आज हम खत्म कर देंगे, क्लियर, ओके। चलिए अब हम कर लेते हैं इसमें भी, मैंने अगर कहा, अच्छा एक और बात बताओ, अगर मैंने लिखा एक वर्ड लिखा मिट्टी, मिट्टी, तेरी मिट्टी में मिल जावा, हाँ बिल्कुल सघोष और महाप्राण ओनली है, ठीक है विनय, वेरी गुड। अच्छा मिट्टी लिखा मैंने इसमें कौन सा व्यंजन यूज किया, मिट्टी कौन सा व्यंजन यूज किया है मिट्टी में, द्विगुण व्यंजन या द्वित्व व्यंजन, चलो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, द्विगुण व्यंजन यूज किया है या द्वित्व व्यंजन यूज किया है, जल्दी से बता दो, द्विगुण या द्वित्व, मिट्टी, जल्दी से आंसर दे दो, उतनी देर में लिखती हूँ भाई उच्चारण स्थान, ठीक है, बोर तो नहीं कर रही हूँ ना ज्यादा, बाकी सब ओनली विनय आंसर दे रहा है, रीना भी आंसर दे रही है, बाकी सब भाई आ रहा है ना समझ, ऐसा तो नहीं है आपको समझ ही नहीं आ रहा, और अगर समझ आ रहा है तो आंसर दो फटाफट से, ठीक है। द्वित्व व्यंजन, वेरी गुड भाई, आंसर आ चुका मेरे पास, द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन, क्योंकि मिट्टी
मिट्टी में क्या है, डबल ट है, तो मिट्टी हम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, द्वित्व व्यंजन की बात हो रही है। वेरी गुड। द्विगुण व्यंजन तो कौन से थे, दो थे, जिसको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़ाचाक व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, वो होते हैं अलग। अब ये उच्चारण स्थान की बात आ गई। उच्चारण स्थान, अब हमने उच्चारण स्थान करने हैं। मैं आपको कुछ ना वर्ड दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा ये किस किस से बोले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ए कुह विसर्ग। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ए कुह विसर्ग। याद हो जाएगा क्या, ए कुह विसर्ग, ए कुह और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ओके सुनीता, थैंक यू जी सुनीता। ठीक है, ए कुह विसर्ग किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। अब कंठ से कैसे बोले जाएंगे, अब कंठ से बोल के दिखाओ, तो हम कहेंगे कंठ से कैसे बोले जाते हैं, तो ध्यान रखना जो इसकी मेन वॉइस आती है ना यहाँ से आएगी, तो ए कुह विसर्ग ये याद हो जाएगा, ए कुह विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। अब इसमें ए कुह में क्या आ जाएगा, अ में आ भी आ जाएगा, ए आ। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, ए कुह में कितनी चीजें आ गई, ए आ, कै, कैसे कवर्ग, कवर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे सारे, यानी कि कै भी, खे भी, गै, घै और अंग है। ठीक है, ये सारे आ गए। और है भी, ये बेचारा है था ना पीछे, है भी, है। ठीक है, विसर्ग, अब ये विसर्ग की बात हो गई है, तो ये विसर्ग भी, ये पीछे वाले पेपर में था, विसर्ग का पूछा गया था कि ये किससे बोले जाते हैं, और विसर्ग भी। ठीक है, ये सबके साथ ना कोमा लगा लेना। ये सारे जो है ए आ, कौन कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये सारे के सारे किससे आवाज निकलती है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, जहां से शुरू होते हैं वो है कंठ। क्लियर है, किससे शुरू होते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। क्लियर। सेकंड चीज, सेकंड इसको साथ साथ लिख लेना भाई बाद में, क्योंकि ये तो मैं शक्ल का बुम बुम कर दूंगी ना, उड़ जाएगा, तो फिर इसलिए आप इसको साथ साथ नोट जरूर कर लेना, हाथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। ऐसा मत समझना हिंदी के लिए क्या कॉपी पेन की जरूरत होती है, भाई कहीं कहीं कॉपी पेन की जरूरत होती है। हम सिर्फ मैथ्स के लिए या रीजनिंग के लिए कॉपी पेन नहीं है हमारे पास, हिंदी को उतारने के लिए भी कॉपी पेन है हमारे पास। ठीक है, नहीं तो ऐसे सोचो कि बाद में वीडियो दोबारा देख लेंगे, नहीं, आप साथ साथ नोट्स बना लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, खुद अपने हाथों से लिखोगे ना तो वो आपके यहाँ पे छप जाएंगे। देखो अ कुह विसर्ग कंठ है। दूसरी बात हो जाती है इचु यश, इचु यश। वैसे मैंने ना इसका कोई एक वो भी बनाया था कि कैसे याद कर सकते हो, वो अभी तो मेरे को माइंड में नहीं है, बट मैंने एक बार बच्चों को जब ऑफलाइन पढ़ा रही थी ना, तब मैंने उनको ये बना के दिया था, आप इस तरह से इसको याद कर लेना भी, अगर ऐसे याद नहीं होते तो कोई एक कहानी सी बताई थी। रीना जी थैंक यू सो मच, ऐसे लिखते थे तो ना बस बड़ा मजा ही आ जाता है। इचु यश, इचु यश तालु, इचु यश तालु। ठीक है, इचु यश तालु का मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ई और बड़ी ई दोनों ही। ठीक है, च से चवर्ग की बात हो रही है, चवर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं भाई, च, छ, ज, झ, न्य, न्य भी। ठीक है, और दो और य और श। ठीक है, यह भी और शे भी, क्योंकि वो पूछता कैसे है, ध्यान रखना, जब वो कंफ्यूज करता है ना वो ऐसे, मतलब इधर वालों से तो देता ही नहीं है, क्योंकि जो वर्ग वाले बने होते हैं ना, वर्ग वाले तो हमें बड़ी जल्दी याद होते हैं, हम याद कर लेते हैं क च ट त प करके, तो उससे हमें याद हो जाता है कि पहली लाइन तो कंठ से बोली जाती है, दूसरी लाइन तालु से बोली जाती है, तीसरी लाइन इससे मतलब मूर्धा से बोली जाती है, तो हम लाइन वाइज उसको यानी कि वर्ग वाइज उसको याद कर लेते हैं। अब जो बाकी वर्ड रह जाते हैं ना, जो वर्ण बाकी रह गए, जैसे य र ल व और श श स ह, इनमें से वो जान के कंफ्यूजन में देता है कि अब ये बताओ ये किससे बोला जाता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है ये वाला श,
यश, यश ऐसे लिखना है। ये वाला श जो है वो किससे बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। किससे बोला जाता है? तालु से। इसको तालव्य व्यंजन भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? तालव्य व्यंजन। क्या बोलेंगे? तालव्य व्यंजन। देखो कंठ, ठीक है, कंठ कंठ्य व्यंजन, तालु तालव्य व्यंजन। तो अब देखो इसको बोल के देखो, ई च छ च, जहां पे जीभ टच हो रही है ना उसको हम तालु बोलते हैं। ठीक है, अब जहां ये जीभ च छ ज झ, जहां जीभ टच हो रही है वो तालु है, उसके आगे और पीछे वाला भाग कुछ और है, वो हम आगे बताएंगे। ठीक, ये क्या है? तालु। क्लियर हो गया? अब दो, इसको रब कर दूं मैं? यस, इसको रब कर दूं? यस। अब ये भाई शक्ल का बूम बूम, जाओ जाओ जाओ, लिख लिए सबने? उतार लिए? एक बार स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं तो फिर आप उतार ही लो जल्दी से। तो चलिए आगे, नेक्स्ट है तीसरा रूल जो हम कहते हैं वो है ऋतु रस। ऋतु रस मूर्धा, ऋतु रस मूर्धा। अब बात आ जाती है, अरे ये मूर्धा क्या बला आ गई? अब मूर्धा को क्या होता है? अब हमारे मुंह में मूर्धा कौन सा है जहां से बोला जाता है? मुर्दा, मुर्दा की बात नहीं है भी, ऐसे डेड बॉडी को भी हम मुर्दा बोल देते हैं, वो मुर्दा होता है, ये मूर्धा है। ठीक है, मूर्धा। अब देखो इसमें क्या आ जाता है, मैं अभी बता रही हूँ आपको। री ऋषि, अब री ऋषि तो हमें पता है बेचारा अकेला, री ऋषि तो अकेला, तो ये तो किसी के साथ है नहीं, इसका कोई साथी नहीं है, क्योंकि पहले तो हम साथ साथ कर रहे थे। टे, टे से टे वर्ग, ट वर्ग में क्या आ जाएगा? टे, ठे, ढे, ढे, रे और शे, रे और शे, शे, ये वाला शे। श तालु से बोला जाता है, श मूर्धा से बोला जाता है। अब मूर्धा क्या चीज है? आप बोलो री, री, री पे जीभ जो है कहाँ? तालु से थोड़ा सा आगे टच हो रही है ना? ट, ट बोल के देखो, ट, ठ, ढ, ढ, न। ठीक है, तो ये क्या है? ये मूर्धा है। क्लियर है? ये किससे बोले जाते हैं? ऋतु रस मूर्धा से बोले जाते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, आगे बहुत इजी है। आगे आपके पास है एक तुलसी, तुलसी, बस ओनली तुलसी। अब आप कहोगे तुलसी, तुलसी किससे बोला जाता है? तुलसी तो दंत से बोला जाता है। तुलसी किससे बोला जाता है? दंत से। तै, तै से तवर्ग। अब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अब ये अगर याद करोगे ना, सारे स्वरों का आपको पता चलता है कि स्वर किस किस से बोले जाते हैं। ठीक है, तै से तवर्ग, तवर्ग में तै, थे, दै, धै और न। उसके बाद लै और से। किससे बोले जाते हैं? ये दंत से बोले जाते हैं, दंत से। अब दंत से कैसे बोले जाएंगे? अरे दंत जो जीभ है ना, दांतों को लग रही है, उसको बोला जाता है दंत। ठीक है, तो त्वर्ग सारे तथ है, ध ध न किससे बोले जाते हैं? दंत से। जीभ जो है दांतों को आके लगती है। ठीक है, तो वो दंत से बोले जाएंगे। अब वहां पे पेपर में ऐसे, ये तो याद है नहीं, अब बोल बोल के वहां पे अच्छा र र र किससे बोला जा रहा है, किससे, ऐसे नहीं करना है, ये याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद छोटा सा और है उप, 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 बस उप याद कर लेना। उप किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। उप में ओष्ठ आ जाएगा। ओष्ठ में ऊ, अब ऊ तो अकेला है नहीं, ऊ है तो बड़ा भी है, दोनों भाई हैं। ऊ के साथ बड़ा ऊ भी है। पै से पवर्ग, पवर्ग में कौन कौन सा आ जाएगा? पै, फै, बै, भै और मैं। ये सारे किससे बोले जाते हैं भाई? ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, है ना? तो कैसे? उप, पै से पै, देखो पै, फै, भै, भै, मैं। ऊ और ऊ, ये अब दोनों होठ ना, ऊ और ऊ में दोनों साइड से होठ मिल रहे हैं। ठीक है, कभी ऐसे ना कहते ना ऊ तो होठ से नहीं बोला जाता है, तो वो साइड से मिल रहे हैं। तो ऊ प फ भ भ म, ये किससे बोले जाएंगे भाई? ओष्ठ से बोले जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक हो गए हैं हमारे पास 5। आगे भी करते हैं हम। इसके बाद क्या रह गया? मोस्टली स्वर हो गए, स्वर इसके साथ आ गए थे। व्यंजन हो गए, यानी कि वर्ग, जो हम वर्ग बना रहे थे ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, वो सारे हो गए।
अब वो सारे हो गए तो अब रह क्या गया, अब कुछ कुछ वर्ड रह गए हैं जो इसमें य आया, इसमें र आया, इसमें ल आया, इसमें व नहीं आया इसमें। तो व के लिए क्या हो जाता है, अब ये 5 हो गए, नंबर 6 पे लिखूंगी अब इसको, शक्ल का बुम बुम। नंबर 6, अब नंबर 6 पे क्या आ जाता है, ध्यान रखना है व, ये जो व है ना, व किससे बोला जाता है, दंतोष्ठ से बोला जाता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ, यानी कि ये व जो है वो दो चीजों से बनता है, दो चीजों से बनता है नहीं, मतलब दो चीजों से बोला जाता है, इसका उच्चारण जो होता है दो से होता है, दांतों से और ओष्ठ से, दोनों से, तो इसलिए इसको दंतोष्ठ बोला जाता है। ठीक है, वह रह गया है ना, तो वह क्या आ जाएगा, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से हो जाएगा। यस, उसके बाद एक और भी चीज रह गई, क्या रह गई, उसके बाद व के बाद अब स्वर में देखो, स्वर में क्या रह गया, स्वर में भी दो चीजें रह गई हैं। मैम मैंने आज ही ज्वाइन किया है हिंदी की, कितनी क्लास हो चुकी हैं, सचिन, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर अभी हिंदी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, शायद आज 5वीं है, शायद आज 5वीं है, हाँ आज 5वीं क्लास है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, आपको अभी अभी तो आज समझ पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, ऐसे भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि 5वीं क्लास एक दिन एकदम से लगानी ना, तो कल से जो हमारा होगा वो चैप्टर शुरू हो जाएगा ना, तब से समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको। इतना बुरा नहीं पढ़ाती हूँ, अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको ऐसे लग रहा होगा वो ये क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कल से। ठीक है, अगर आज ना आई हुई हो तो, आज आई हुई है तो बहुत अच्छी बात है। वह हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या रह गए, स्वरों में, स्वर तो बाकी हो गए, हमने ए आ कर लिया, ई कर लिया, उ कर लिया, ऋषि भी कर लिया, ए ऐ ओ औ रह गए, है ना। तो अब ए ऐ और ओ औ पे बात कर लेते हैं। जो ए ऐ है, अब बताओ ए ऐ किससे बोला जाएगा, ए और ऐ दोनों किससे बोले जाएंगे, और रह गया ओ औ, वो किससे बोले जाएंगे, वो किससे बोले जाएंगे। तो ध्यान रखना है ए और ऐ, ये कंठ और तालु, ये भी दो दो से बोले जाएंगे, कंठ और तालु से। ठीक है, किससे बोले जाएंगे, कंठ और तालु से, तो इसको हम कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं, कंठ तालव्य व्यंजन, कंठ और तालु से, ए ऐ। ठीक है थैंक यू रीना, थैंक यू, कितना चढ़ाओगी, मैं गिर जाऊंगी, गिर गई तो फिर चोट लग जाएगी। ठीक है, ओ और औ, ओ और औ, ओ औ किससे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से, और ये आप क्यों इससे बोला जाएगा वो मैं बताऊंगी जब हम संधि करेंगे तो। कंठ तालव्य, ये ध्यान रखना, जो मैं आपको बीच में कहूँ ना, ये पॉइंट ध्यान रखना, हम उसमें करेंगे रिपीट, तो आप उसको ध्यान रखोगे, और आप उस टाइम मेरे को पूछोगे कि आपने कहा था ये संधि में करना है, तो आप बताइए ये ऐसा क्यों है। वैसे तो अपने आप ही पता चल जाएगा जब हम जैसे ही संधि पे पहुंचेंगे, अच्छा इसलिए कंठ तालव्य था ये। ठीक है, ए ऐ किससे बोला जाएगा, कंठ तालव्य से बोला जाएगा, ओ औ किससे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से बोला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, एक और चीज आ जाती है, वर्तस्य व्यंजन बोला जाता है, एक होता है, इसको मैं 9th नंबर पे लिख देती हूँ, वर्तस्य व्यंजन, वर्तस्य व्यंजन। ठीक है, अब वर्तस्य व्यंजन में ना आप ये ध्यान रख लेना, न, रे और ले, न और रे और ले। ठीक है, न रे और ले, वर्तस्य व्यंजन। अब ये न रे ले, न देखो, न को बोल के देखना, न जो है वो आपके कहाँ आ रहा है, दांतों के ऊपर वाले मसूड़े पे लग रहा है, न है ना, न रे और ले। अब आप कहोगे कि न का तो आपने पहले भी बताया था, क्योंकि जब हमने तुलसी किया था तो तुलसी में तय वर्ग तय थे ध ध न, तब हमने कहा था उसको दंत में। अब आप कर रहे हो न को वर्तस्य व्यंजन में, न का भी हमने किया है, रे का भी पहले कर चुके हैं, ले का भी पहले कर चुके हैं। तो ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास मान लो ये ऑप्शन आए भी, अब बताओ निम्न में से न या रे या ले, किस कौन सा इनका उच्चारण स्थान क्या है,
आपको फर्स्ट एक नंबर पे दे रखा हो वर्तस्य व्यंजन, आपको दे रखा हो दंत दंत या वर्तस्य, तो आप तब कंफ्यूज मत होना। अगर वहां पे वर्तस्य है तो पहले आप वर्तस्य पे आंसर लगाओगे, दंत पे आंसर नहीं लगाओगे। ठीक है, वर्तस्य है, मान लो उसने दे दिया न, न बताओ न का उच्चारण स्थान क्या है, आपको कहा कहता है वो दंत है या वर्तस है। ठीक है, ये वर्तस्य व्यंजन है, तो आप वर्तस्य पे जाओगे, तब आप दंत पे नहीं जाओगे। ठीक है, बट अगर वर्तस्य नहीं दे रखा तब तो दंत है ये। क्लियर है? हाँ, अगर मान लो उसने सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में ये कहा कि दंत व वर्तस दोनों ही, तब आप दोनों पे जाओगे। ठीक है, वो उसके देने पे डिपेंड करेगा, बट जब दोनों ऑप्शन है तो हम पहले प्रेफर किसको करेंगे, वर्तस्य व्यंजन को, उसके बाद हम दंत पे आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आ जाता है तब आप ऐसे हो जाता है, अरे मैडम आपने तो ऐसे बता दिया था, पेपर में तो ये आ गया, आपने तो गलत बता दिया। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ओके, अब उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक होता है स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी, या जिसको हम बोल देते हैं काकल्य व्यंजन। वैसे इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ऐसे पूछ ले कि काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्र मुखी, क्या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे कि वो ह होता है। ठीक है, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन या काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि वो ह होता है। क्लियर है? उसके बाद है लास्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया है ना, ये 10वां हो गया। अब एक और चीज लिख देती हूँ यहाँ पे 11वें नंबर पे, उस एक होता है नासिक्य व्यंजन। कौन सा? नासिक्य व्यंजन, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। नासिक्य व्यंजन क्या होता है? हर वर्ग का पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा वर्ग, पांचवा, हर वर्ग का पांचवा, यानी कि कौन कौन सा अंग है? न्य, ओहो, न्य, चलो यहाँ लिख देती हूँ, ण, न और मैं। ठीक है, ये जो है इनको नासिक्य व्यंजन बोला जाता है। अब फिर कंफ्यूजन, अब कहोगे कि यार ये अगर न तो वर्तस्य भी है और न दंत भी है और न नासिक्य व्यंजन, हाँ बिल्कुल ठीक है, न नासिक्य व्यंजन भी है। ठीक है, तो तीनों में, पर ध्यान रखना नासिक्य व्यंजन सबसे पहले, फिर वर्तस्य है, फिर दंत है। क्लियर? ठीक है, तो ये था उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान हमारे हो गए हैं अभी कंप्लीट। ठीक, तो अब कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, यानी कि वर्ण से जाएंगे किस पे? शब्द पे। तो हम कल शब्द को पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं, किस किस से बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से सभी पता चल गया होगा आपको कि ये कौन कौन से हैं। इसका थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ, अगर आपको उच्चारण स्थान में थोड़ा सा दिक्कत हुई तो आप अभी मैसेज भी कर सकते हैं। आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब, ये क्योंकि मैं एक बार समराइज कर रही हूँ। कुह और विसर्ग कंठ से, इचु यश तालु से, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अच्छा अनुस्वार और अनुनासिक, ओके विनय वो बता दूंगी मैं, अनुस्वार और अनुनासिक भी बता दूंगी, बट वो मैं इसलिए यहाँ पे सीईटी के में नहीं बताना चाह रही थी कि वो डिटेल हो जाती है और एचटेट में आता है, बट कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। बिंदिया सोनी, क्लियर हो गए, वेरी गुड, फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, ये अंगूठा सा मुझे बहुत पसंद है, अंगूठा भेज दिया करो। इचुयश, ऋतुरश, मूर्धा, तुलसी, दंत, उप, ओष्ठ, दंतोष्ठ व कंठ तालव्य, ए ऐ, कंठोष्ठ, ओ औ,
वर्तस्य, नैरल्य और काकल्य है, नासिक्य अंग है, न्य, न, ण, न और न। ठीक है, ये सारे हो गया आपका उच्चारण स्थान कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।